अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक है जी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। इस मेथड ऑफ अकाउंटिंग का ताल्लुक़ किसके साथ है? पहले मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करता हूँ। हमारी लेट्स सपोज के हमारे पास सेल्स हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ लेट्स सपोज के 1000 की। इसमें हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, और इसमें ऐड करते हैं परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और आप उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो ये आ जाती है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल कि हम अगर कहें कि मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है वो लेट्स सपोज कि वो 100 है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो 400 है, और 50 मेरा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी? नहीं बेटा, 5 4 50 आ जाएगी, और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा आपका 550। सही है, ये चीज़ है। फिर आप इसमें से लेस करते हैं अपने एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। लेट्स सपोज कि ये हमारे 200 है, ये हमारे 100 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 250। फिर आप इसमें से लेस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास आ गई 50, और आप इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम। लेट्स सपोज कि हमारे पास अदर इनकम आ गई 100 की, तो ये आपके पास प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300 आ गया। हमने अपने केस स्टडी के अंदर इसको एडजस्ट करके किस में कन्वर्ट करना होता है? टैक्सेबल बिजनेस इनकम के अंदर। टैक्सेबल वो कैसे कन्वर्ट करते हैं कि आप यहाँ पर अगर कोई सेल, कोई ऐसी इनकम पड़ी है जो बिजनेस की नहीं है, रेंटल इनकम है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जानी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है, कोई ऐसी इनकम यहाँ पर आपकी मौजूद है, तो आप यहाँ से उसको डिविडेंड वगैरह उसको लेस कर देते हैं, राइट। ये हमारा होता है। फिर हम इस अमाउंट को ऊपर वाले एक्सपेंसेस से एडजस्ट करते हैं। आपने कोई पेमेंट बैंकिंग के थ्रू नहीं की, कोई गलत डिप्रिसिएशन आपने चार्ज की है, सही करनी है, तो उसको जो माइनस हुई है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। हमारा आज का जो इशू है वो उसका ताल्लुक नॉर्मली सारे तकरीबन इसके साथ है कि ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके ऊपर उसने बात की है। पहली चीज़ तो लॉ हमें ये कहता है कि 1 साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो दूसरे साल का ओपनिंग होगा। ये बात तो पहले आपने जहन में रखनी है। पहला पॉइंट क्या है? द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 1 साल का क्लोजिंग दूसरे साल का क्या होगा? ओपनिंग होगा। दूसरी वो जो बात हमें करता है कि आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा यूज कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारे पास दो मेथड हैं, एक है एक्रूवल, एक है कैश बेसिस।
आज तक कैश बेसिस का कभी भी न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आया, हमेशा किसका आता है? एक्रूवल बेसिस का। आप यूज़ कर सकते हैं ये एक्रूवल बेसिस जो है, ये कंपनी के लिए ये कंपलसरी है। कंपनीज जो है वो इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल और एओपी के पास ऑप्शन होती है, इंडिविजुअल एंड एओपी वो चाहें तो कैश बेसिस को यूज़ कर लें, चाहें तो एक्रूवल बेसिस को यूज़ कर लें, इनके पास ये ऑप्शन मौजूद होती है। ये एक्रूवल और कैश बेसिस से क्या मुराद है? एक्रूवल बेसिस से मुराद ये है कि आपने सेल कर दी, पैसे नहीं मिले तो सेल आपकी गिनी जाएगी, बेशक पैसे मिले या आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड कर लिए, किसी से फ़ायदा ले लिया, आपका एक्सपेंस बन जाएगा, बेशक आपको फ़ायदा मिला या। लेकिन कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता। आपने सेल की, अगर सेल के पैसे नहीं मिले तो आप उसको बुक नहीं करते। ये मेथड इसलिए, ये मेथड नॉर्मली एओपीज यूज़ करती हैं, एओपीज कह रहा हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि उनकी सेल नहीं होती। क्यों? मैंने शौकत खानम को कहा कि यार मैं आपको अगले महीने 5 लाख रुपए दूंगा, तो उसकी इनकम तो नहीं होगी ना, उससे इनकम तो जनरेट नहीं हुई, जब तक कि वो देगा नहीं इनकम नहीं बुक होगी। तो इसलिए ये कैश बेसिस वो यूज़ करते हैं। एक्रूवल बेसिस जो है बाकी जितने कारोबार है वो ये करते हैं, क्योंकि इससे मैचिंग प्रिंसिपल ठीक रहता है। इसमें प्रोविजन नहीं होती कैश बेसिस में, प्रोविजन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, जब पेमेंट करेंगे तो बुक कर लेंगे। इसमें बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, जब बैड डेट्स होंगे तो आप बुक कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई इंडिविजुअल और एओपी अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर सकता है? द आंसर इज यस। वही सेम तरीका है जैसे टैक्स ईयर को चेंज करना है, कि वो क्या करे कि अगर वो कैश बेसिस में है तो अक्रूवल बेसिस में चला जाए, अक्रूवल बेसिस में है तो कैश बेसिस में आ जाए, विद द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। वही तरीकेकार है कि उसको अप्लाई करेगा, अगर कमिश्नर उसको अप्रूव कर देगा, डिसअप्रूव करेगा तो रीज़न बताएगा, नहीं तो फिर वो कमिश्नर चीफ कमिश्नर को अप्लाई करेगा, या एफबीआर को देख लीजिएगा, उसकी अपनी वो बताएगा जी मुझे क्यों आप इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, उसकी रीज़न बतानी होती है। और जो भी मेथड आप अप्लाई करेंगे कंसिस्टेंटली आप अप्लाई करेंगे, तमाशे नहीं करेंगे कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, जो भी मेथड होगा फिर उसके साथ जितनी एडजस्टमेंट्स आपको कही जाएंगी वो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। यानी आप एक मेथड से दूसरे मेथड में चले गए, एडजस्टमेंट आप सारी जो कही गई हैं वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ये था मेथड ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। इसके ऊपर 2 सेक्शन है, व्हाट इज मेंट बाय एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज मेंट बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सेम वही है जो अकाउंटिंग की है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप देखिएगा इसमें जो सेक्शन 32 है, 33 इसके ऊपर है, 34 इसके ऊपर है, ठीक है। ये सेक्शन हमारे, इसको आपने का मेरे नोट से पढ़ लेना या किताब से पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगी। जो असल सेक्शन है उसके अंदर वो है क्लोजिंग सेक्शन, क्लोजिंग स्टॉक का, वो है सेक्शन 35। यही है ना इसका हेडिंग, स्टॉक इन ट्रेड। असल सेक्शन ये है, राइट, जो ये बात करता है। अच्छा, ये बात तो क्लोजिंग स्टॉक की करता है, तो ऑब्वियसली ये ओपनिंग स्टॉक की भी बात कर रहा होता है, ठीक है। ये 2 इश्यूज के ऊपर बात करता है, ये हमारा जो स्टॉक इन ट्रेड है ये 2 इश्यूज के ऊपर बात करता है। ये पहले कॉस्टिंग की बात करता है और फिर ये क्लोजिंग स्टॉक की बात करता है। ये 2 इश्यूज के ऊपर बात करता है। यानी पहला जो इशू है वो ये कि आपने जब कोई चीज़ खरीदी है या आपने बनाई है, ये 2 फर्क है। जब आप चीज़ को खरीदते हैं तो आप उसको परचेजेस कहते हैं, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आप परचेजिंग नहीं बल्कि क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बोलते हैं। ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको लफ्ज़ बात का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ये तकरीबन वही मैकेनिज्म है जो अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं। तो जब ये क्लोजिंग स्टॉक की बात करता है तो ऑटोमेटिकली ये ओपनिंग स्टॉक की भी बात कर रहा होता है, क्योंकि इसने शुरू में बता दिया कि 1 साल का क्लोजिंग दूसरे साल का क्या होगा। यहाँ तक आपको समझ आई कि नहीं? इस ओके, कोई सवाल नहीं? चलें अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये कहता है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो ये वाला है, ऑब्वियसली ये वाला, इसकी वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए। वो कहता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे होना चाहिए। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? ये फेयर मार्केट वैल्यू की ही तरह एक चीज होती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? फेयर मार्केट वैल्यू की ही तरह की एक चीज होती है। इसको क्या कहते हैं मैं आपको जरा समझाता हूं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? ये होती है आपकी जो एक्सपेक्टेड सेल हो उसकी माइनस फर्दर एक्सपेंसेस, माइनस फर्दर एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स। सही है? मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल बेचता हूँ। इस मोबाइल के अंदर फ़र्ज़ करें कि इसकी स्क्रीन टूटी हुई है। मैं इसको कहता हूँ कि यार ये स्क्रीन टूट गई है, अगर मैं इसकी स्क्रीन लगवा दूँ तो ये 1 लाख रुपए का बिक जाएगा। कितने का? 1 लाख रुपए का ये बिक जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसके ऊपर स्क्रीन मुझे और कितना खर्चा करना पड़ेगा। वो बनता है 10,000 रुपया। तो मैं कहूँगा माई NRV इज़ 90,000। यानी इस सेल को करने के लिए मुझे जो खर्चा करना पड़ रहा है, राइट, वो अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो नेट जो रियलाइज होगी जो मुझे पैसे मिलेंगे वो 90,000 होंगे। ये NRV है। सही है? लॉ ये कहता है, मैंने कहा इधर रख दूँ वो स्क्रीन बाद में चेंज ही ना करवानी पड़ जाए। लॉ ये कहता है कि तुम्हारे पास कॉस्ट कौन सी है उसको NRV के साथ कंपेयर करो। किसके साथ करो? जो लोअर अमाउंट होगी वो बुक कर लो, जो लोअर अमाउंट होगी बुक कर लो। हमने उससे सवाल पूछा कि तुम कॉस्ट के ऊपर भी कोई बात करोगे? उसने कहा हाँ। उसने कहा कॉस्ट के लिए आप मेरे छोटे भाई से मिलें, वो ये आपको बताएगा कि कॉस्टिंग कैसे करनी है। यानी जब आपने सारा साल काम किया है वो कॉस्टिंग करनी कैसे है। समझ आई है? क्लियर हुई बात? अच्छा, कॉस्टिंग के लिए जब हमने इसके छोटे भाई से मिला तो उसने कहा जी मेरे पास 2 तरीक़ेकार हैं, उसमें से कोई एक तरीका आप अडॉप्ट कर लें। ठीक है? एक का नाम है एब्जॉर्प्शनल, दूसरा मार्जिनल। एक है एब्जॉर्प्शनल, एब्जॉर्प्शन, और दूसरा ये दोनों नजर आ रहे हैं आपको कि नहीं? अब सही नजर आ रहा है जी? एक है एब्जॉर्प्शन और दूसरा है मार्जिन। अच्छा, ये मेथड किन के लिए होते हैं? ये होते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए। किसके लिए? ये बात जहन में रखनी है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना रहा होता है ना, या वो ये मेथड यूज़ कर ले या ये मेथड यूज़ कर ले। यानी ये वाला मेथड ट्रेडर के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? अच्छा, अब देखिएगा, मैंने ये मार्कर ख़रीदा तो मैं इसको परचेज बोलूँगा, लेकिन अगर ये मैंने मार्कर बनाया तो फिर इसको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बोलूँगा। इसके ऊपर 3 कॉस्ट लगती हैं। कितनी कॉस्ट लगती हैं? एक होती है डायरेक्ट मटेरियल, एक होती है डायरेक्ट लेबर, और तीसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक तो जो मुझे पता है कि इसमें ये चीज़ें इतनी लगी हैं,
डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, यानी इसको बनाने के बंदे ने जो पैसे दिए हैं मुझे अगर पता है तो वो डायरेक्ट लेबर हो गई। और तीसरी वो कॉस्ट जो इनडायरेक्ट इसके ऊपर आई है, फैक्ट्री ओवरहेड जिसे कहते हैं। ठीक है, मसलन ये जिस फैक्ट्री में बना उसकी कोई रेंट आता होगा, उसकी कोई डिप्रिसिएशन होगी, उसका कोई लाइन रेंट होगा, उसके बाहर एक चौकीदार खड़ा होगा, जिस प्लांट पे बनता उसकी डिप्रिसिएशन होगी, जिसका मुझे जो इस पे खर्च हो रही है, यानी ये मार्कर उस छत के बगैर नहीं बन सकता था, उसमें भी मटेरियल और लेबर शामिल होंगे, लेकिन उसको मुझे डायरेक्टली नहीं पता कितने हैं। देखिए दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं, मटेरियल और लेबर, गुड्स और सर्विसेज। तो इसमें जो गुड्स हैं उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं और जो सर्विसेज हैं उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और अगर वो डायरेक्ट हैं तो ठीक है, अगर इनडायरेक्ट हैं तो वो मटीरियल आपके इनडायरेक्ट में फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएंगे। आप हंस रहे हैं, खैरियत है? तो आप हंस क्यों रहे हैं? मैं गलत पढ़ा रहा हूँ? है अच्छा, हंसने की वजह मैं समझ रहा हूँ कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ठीक पढ़ा रहा हूँ, चले थैंक यू। तो उसमें होता है एक डायरेक्ट लेबर, एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको कहते हैं आप। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट आगे दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है वेरिएबल। एक होती है वेरिएबल और एक होती है फिक्स्ड। ये कैमरे में ठीक नज़र आ रहा? ठीक है। फ़र्ज़ करें कि एक मटेरियल है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल है 200 की, डायरेक्ट लेबर है 100 की, वेरिएबल कॉस्ट है 50 की और फिक्स कॉस्ट भी 50 की है। तो हमारी ये टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? जब आप ऑल कॉस्ट को लगा लेंगे तो उसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ऑल एब्जॉर्प्शन। याद रहेगा एग्जाम में, अगर आपको याद हो कि सर ने बताया था कि ऑल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को डाल देंगे इसकी कॉस्ट में तो क्या बन जाएगा ये। लेकिन अगर आप इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल को डालें और फिक्स को छोड़ दें, फिक्स को फिक्स कर दें, इंग्लिश में कहते हैं फिक्स, इसको फिक्स करो ज़रा, उसको तो ठोको इसे, पंजाबी में क्या कहते हैं, ठोक दो इसे, यानी हटाओ इसके यहाँ से। तो जब आप फिक्स को फिक्स कर देंगे, निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। तो ये कितनी आ गई? 350। और ये बात याद रखें हमेशा, एब्जॉर्प्शन हमेशा मार्जिन से ज़्यादा ही होती है, ये बात हमेशा जहन में रखें। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन हमेशा मार्जिन से महंगी ही हो, ज़्यादा ही होती है। ठीक है, याद रहेगा। क्या समझ आई है? मैंने तकरीबन आपको सारा ये वो करवा दिया है, 4 सेक्शन मैंने ये करवा दिए, ये सारे 4 सेक्शन मैंने आपको इंटीग्रेट कर दिए यहाँ पे। हमने जब ये क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन हमने की, अब आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, हमने कानून वालों से कहा कि भाई जब हम क्लोजिंग चीज़ें बना लेते हैं तो फिर चीज़ें बेचते भी तो है ना, तो फिर हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको कैसे हम देखेंगे कि इस वक्त मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट पड़ी हैं, अगर ये सिमिलर है, यानी मैं टेबल बनाता हूँ सिमिलर, स्पेशल नहीं है, और कुछ पहले बन रहे हैं कुछ बाद में बन रहे हैं, कुछ लकड़ी महंगी आई है कुछ सस्ती आई है, कभी बिजली का बिल और था कभी बिजली का बिल और था इन्फ्लेशन की वजह से, तो मैं क्या करूं?
उसने कहा तुम एक अजम्पशन ले लो, अज्यूम कर लो कि जो पहले चीजें बनी थी वो पहले बिकी थी। क्या कर लो? अजम्पशन ले लो कि जो चीजें पहले आई थी वो, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि कौन सी चीजें बिकी हैं तो क्या कर लो? अजम्पशन ले लो। तो इसकी जो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, अजम्पशन की दो आपके पास ऑप्शन है, या फाइफो कर लो या वेटेड एवरेज कर लो। इन अजम्पशन की बेस के ऊपर तुम ये वाला काम कर सकते हो। समझ आ गई? ओके, अब जरा देखिएगा, मैं दोबारा इसको समराइज करता हूं। हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वो किस पे होना चाहिए? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर पे होना चाहिए। नंबर 1 ए कॉन्सेप्ट मैं यहां लिखता हूं। बी कॉन्सेप्ट, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी अजम्पशन में या फाइफो आप यूज करेंगे या वेटेड एवरेज यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त यूज किया जाता है जब चीजें बन भी रही हों, खरीदी भी जा रही हो, बिक भी रही हों। अगर चीजें सिर्फ बनी हुई हैं तो फिर ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं यूज होता, वो पड़ी हुई हैं बस। जब तक बिकेंगी नहीं उस वक्त तक ये अजम्पशन नहीं यूज होगी। स्टूडेंट इसको और इसको मिक्स कर रहा होता है। ये कब करना है? पहले ये वाला स्टेप लेंगे, फिर आप कॉस्टिंग पे आएंगे। यानी जो चीजें बची हुई हैं वो देखेंगे कौन सी बची हुई हैं। देखें, पहले स्टेप आपका आएगा ये, मैं इसको कर देता हूं। पहले आपने चीजें बनाई तो आप इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट यूज करोगे, या आपकी चीजें एब्जॉर्प्शन पे बनी होंगी या मार्जिन बन गई। जब चीजें बिकेंगी तो बाकी कौन सी बची हुई हैं, वो आप बी स्टेप पे आ जाओगे। ठीक है कि जी ये वाली पड़ी हैं। फिर सी स्टेप के ऊपर आप उनकी कॉस्ट पे आ जाओगे। अब साल का एंड आ गया, ये दोनों काम सारा साल चलते रहते हैं। ये आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको अपडेट करता रहता है। आपने चीज़ें बनाई, आप उसको दे दोगे भी ये वाला तुमने मेथड अडॉप्ट करना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जितनी 1 लाख बनी है तो उसको 400 से मल्टीप्लाई कर देगा। आप यहाँ आ जाएंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें बिक रही होंगी वो ये वाला अजम्पशन के साथ चीज़ें निकालता जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेता जाएगा। फिर जब साल का एंड होगा तो वो बताएगा मेरे पास इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो जो भी मेथड आपने अडॉप्ट किया होगा उसके मुताबिक आपको बता देगा। आप उसको एनआरवी के साथ कंपेयर करेंगे। ये वन टाइम होती है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे एनआरवी होती है। क्या होती है? इस टाइम, किसी एक टाइम के ऊपर आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। आप मसलन 30 जून है तो 30 जून को देखेंगे कि मेरी एनआरवी कितनी है और कॉस्ट कितनी है, विच एवर इज लोअर पे लेके चलेंगे। अब ये वाला सवाल आपको पूछना चाहिए कि सर एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल क्या मर्जी है, जब मर्जी कर लें? तो लॉ कहता नहीं। आप अगर अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हो, अगर अपने अकाउंट्स आप एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हो तो आप यही वाला मेथड अडॉप्ट करें। और अगर आप अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पे बना रहे हो तो फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। यानी इससे हमें क्या पता चला कि इंडिविजुअल और एओबी के पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि वो अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बना लें या कैश बेसिस पे बना लें। ठीक है, और अगर ये कैश बेसिस को अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर फर्दर इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि ये अपने एक्रूअल बेसिस पे उस पर मार्जिनल पे चले जाएं या एब्जॉर्प्शनल पे चले जाएं। लेकिन अगर ये एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए इनको एब्जॉर्प्शनल को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए इसके पास ए एम दोनों मौजूद है, सुबह का टाइम इसके पास मौजूद है, ए एम एब्जॉर्प्शनल भी और मार्जिनल भी। क्लियर हुई बातें? समझ आ रही है? ये चीज़ें थी। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर कि इनका इम्पैक्ट हमारे सवाल के ऊपर क्या आएगा, हमें डेटा कैसे मिलेगा और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अब मैं वो चीज़ करने लगा, सही है। अब आखिरी हम उसके अंदर जाने लगे हैं।
अब मैं सिचुएशन बनाता हूं, अब मैं इंडिपेंडेंट एग्जाम की, आप समझे कि एग्जाम में लिखा हुआ है द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 300, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज, सिचुएशन 1 जो है वो ये है, द क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट हमारे पास जो है वो है उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 50, ये मैं इसको ऐसे कहता हूं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक is computed on the basis of cost, whereas their NRV of the opening stock and NRV of the closing stock is इसको हम कर देते हैं 80 and 40। कहता है कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है 100 और 50, ये किस बेस के ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर, जबकि इसकी NRV कितनी है? 80 और 40, और वो एग्जामिनर खामोश हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि कॉस्ट जो है इसकी कितनी होनी चाहिए? 100, विच एवर इज लोअर। असल में यहाँ कितना होना चाहिए था? 80, क्योंकि लोअर अमाउंट ये है ना, और यहाँ 50 की बजाय क्या होना चाहिए था? 40 होना चाहिए था। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। लेकिन मुझे एडजस्ट इस अमाउंट को करना है, उसको नहीं ठोकना, इसको करना है। अच्छा, जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, इसका बिहेवियर एक्सपेंस की तरह होता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसका बिहेवियर इनकम की तरह होता है। यानी इसका बढ़ना आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा और इसका बढ़ना आपके प्रॉफिट को कम करेगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? हम लिखेंगे एग्जाम में प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 300, और इसमें लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखें, आप बताएं 100 इसमें से माइनस हुआ है ना, एक्सपेंस है ना, समझ आ रही है? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इनकम। तो एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को क्या करता है? कम करता है। इसने माइनस किया हुआ है ना इसे, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। हम करेंगे ऐड 100, और क्लोजिंग स्टॉक इसमें क्या हुआ है? ऐड। इसमें क्या हुआ है? इनकम है ना, समझ आ रही है? तो उसको क्या कर देंगे? लेस। ठीक है, आसान तरीका क्या है? एडजस्टमेंट डालनी है। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, इसको दोबारा प्लस कर दें, इसको दोबारा माइनस कर दें। ज़्यादा दिमाग पे बोझ ना डालें। क्या ओपनिंग स्टॉक ये होना चाहिए था? असल में माइनस क्या होना चाहिए था? 80, तो हम कर देंगे -80। और क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्या होना चाहिए था? 40। तो इसमें फ़र्क क्या आएगा? 20 ऐड हो जाएगा और 10 माइनस होगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम है वो 310 है। टैक्सेबल इनकम कितनी है? एग्री? समझ आ गई? अगर मैं कहूं कि इसका जो NRV थी ओपनिंग स्टॉक की वो 180 थी, वो कितनी थी? तो फिर हम यहां लिखेंगे 300, इसको डैश कर देंगे क्योंकि वो ठीक है। विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो ऑलरेडी वो लोअर पे है ना, तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो -10 कर देंगे हम, और ये बन जाएगा हमारा 290 टैक्सेबल बिजनेस इनकम आ जाएगी। इस ओके? समझ आ रही है? चले हम आगे चलते हैं।
मैं कहता हूं कि इसका जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक जो है ये लाइफो पे है। मैं कहता हूं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज एट लाइफो अजम्पशन, लाइफो अजम्पशन के ऊपर है। अगर हम फाइफो यूज करते तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता? ओपनिंग स्टॉक होता हमारा 180 और क्लोजिंग स्टॉक होता 40। एग्जामिनर कहता है, अब इसको छोड़ दें, इसको भूल जाए, इसको आप भूल जाए। क्या कह रहा है कि जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है वो किस पे कैलकुलेट हुआ हुआ है? लाइफो बेसिस यूज की गई है, जबकि क्या होनी चाहिए थी? फाइफो यूज होनी चाहिए थी। समझ आ रही है? अब जरा फर्क देखिएगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स $300। अब इसमें एडजस्टमेंट डालेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे बताएं गलती कहां पर है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक या दोनों में ही? दोनों में गलत है। गलती कहां पर है? दोनों में है। क्यों? कि भाई ये आपने जो बेस यूज किया वो बेस ही गलत आपने यूज की हुई है। सही है? तो पहले उसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट डालेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट डाल दें। ओपनिंग स्टॉक आपका ये गलत अमाउंट है ना, ये भी गलत है। तो ओपनिंग स्टॉक इसमें क्या हुआ है? ऐड, माइनस कर दें इसको। ये माइनस हुआ, क्या कर देंगे? ऐड। ये ऐड हुआ, इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आपका दिमाग मेरे साथ चल रहा नहीं? चल रहा है? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया? अब हमने एडजस्टमेंट, असल में ये चीज माइनस होनी चाहिए थी और ये ऐड होनी चाहिए थी। तो इसको माइनस कर दें और इसको क्या कर दें? ऐड कर दें। तो आंसर क्या आएगा इसमें? -80, 80 नहीं -80, और इसमें क्या आएगा? -10। अब देखिएगा टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है। 90 माइनस करेंगे तो 210 हमारी आ जाएगी। सही है? क्लियर हुई है? चलें अब हम तीसरी सिचुएशन पे आते हैं, थर्ड सिचुएशन के ऊपर। कहता जी उसने अकाउंट्स बनाए हैं एक्रूअल बेसिस के ऊपर। क्या बनाए हैं? अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। बट द cost marginal costing method was used, marginal costing method was used। अगर आप अपने अकाउंट्स अक्रूवल पे बना रहे हैं तो आपको मेथड कौन सा यूज करना चाहिए था? एब्जॉर्प्शनल। आप क्या यूज कर रहे हैं? मार्जिनल। फिर वो आपको नीचे एग्जामिनर बताता है जबकि एब्जॉर्प्शन के ऊपर इसका जो ओपनिंग स्टॉक होता और क्लोजिंग स्टॉक वो कैसे होता है? वो कहता जी ओपनिंग स्टॉक होता 120 पे और क्लोजिंग स्टॉक होता आपका 60 के ऊपर। अगर आप इसमें फिक्स कॉस्ट भी ऐड कर देते तो फिर ओपनिंग स्टॉक 100 की बजाय कितना होता? 120, और 50 की बजाय क्या होता? 60। मिसाल दे रहा हूं। अब आते हैं, अब देखें दोबारा इस सिचुएशन के ऊपर। इस सिचुएशन में देखें कि क्या आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कितना है? 300। तो आपने एडजस्टमेंट डालनी है ओपनिंग स्टॉक की
और क्लोजिंग स्टॉक। आपके ख्याल में क्या ओपनिंग स्टॉक ठीक है? नहीं है ना, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या क्लोजिंग स्टॉक ठीक है? ये हमने नलीफाई किया, जो इनकॉर्पोरेट थी उसको गलत किया, उसको रिवर्स किया। आपके ख्याल में ओपनिंग स्टॉक कितना होना चाहिए था? 120 माइनस कर दें। और आपके ख्याल में क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए था? 60, उसको ऐड कर दें। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -20 और यहाँ पर +10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 2 टैक्सेबल इनकम ये आ जाएगी। सही है कि नहीं? क्लियर हुई है बात? आखिरी बात मेरी सुनिएगा, फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा। आखिरी बात, ध्यान से आप मेरी बात सुननी है। इसी को मैं रिपीट करने लगा हूं। आखिरी सिचुएशन, फोर्थ, वो कहता है कि इसने अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज किया है। क्या किया है? मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इज चेंज्ड फ्रॉम कैश बेसिस टू एक्रूवल बेसिस। सही है? किस पे आ गया? कैश से एक्रूवल बेसिस पे आ गया। और सेम उसने कहा कि उसका जो ओपनिंग स्टॉक और एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस पे थे? मार्जिनल पे थे। जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 120 और 60। 120 और 60। अब आपका पता चलेगा कि आप कितने मास्टर हैं। तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300 है। अब हम डालते हैं एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग। अब आपका आएगा, दोबारा सुनिएगा। ये फर्ज करें कि हमारा 2025 है, यहां 2024 था, ऐसे ही है। इस 2000 का जो 24 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 100 था। तो यही इस साल का क्या बन गया है? ओपनिंग स्टॉक यही बना ना इस साल का। इस साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग बन गया। ठीक है, लेकिन इस साल में वो किस पे था? कैश बेसिस पे था। यहां पर वो कैश बेसिस को यूज कर रहा है, यहां पर वो एक्रूवल बेसिस पे आ चुका हुआ है। समझ आ रही? मुझे बताएं कि क्या इस साल वो अपने अकाउंट्स मार्जिनल बेसिस पे बना सकता था क्लोजिंग स्टॉक या नहीं? बना सकता था, क्योंकि अगर कोई कैश बेसिस पे है तो उसके पास दोनों ऑप्शन है। तो उसका ये जो क्लोजिंग स्टॉक था वो किस पे था? मार्जिनल पे, और वो उसकी बेसिस क्या थी? कैश। तो क्या ओपनिंग स्टॉक ठीक है या गलत है? ये दोनों मार्जिनल पे हैं, तो ये ठीक था ना? ये समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि पिछले साल ये किस पे था? मार्जिनल पे था। तो इसने पिछले साल अपना जो क्लोजिंग स्टॉक था वो मार्जिनल बेसिस को यूज किया था, इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल यही ब्रॉड फॉरवर्ड करके यहां ले आया। जबकि एब्जॉर्प्शन में बनाता तो उसकी वैल्यू होती 120, लेकिन चूंकि वो था ही ठीक तो इसलिए हम इसकी यहां पर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्या था? क्लोजिंग था। और पिछले साल मैं यहां लिखने लगा हूं इट्स ओके, यहां पर ये मार्जिनल पे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पिछले साल
ये कैश बेसिस को यूज कर रहा था। इस साल कहां पे है, इस यहां, अब वो एक्रूवल पे आ गया। देखें यहां पर वो कैश बेसिस में था पिछले साल, और इस साल किस पे है, एक्रूवल बेसिस पे है। इसलिए यहां अब इसको अपने क्लोजिंग स्टॉक को वो मार्जिनल पे नहीं रख सकता, बल्कि किस पे लेके जाएगा, एब्जॉर्प्शन पे। अब यहां इसकी जो क्लोजिंग की वैल्यू है वो गलत है। कितनी है वो, तो -50 और +60 करेंगे तो 10 ऐड होगा इसमें, तो हमारा जो है वो 310 जो है टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ये जो मैंने आपके सामने आज सारी कहानी सुनाई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा, इसको बरकत कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला की बरकत इसको कहते हैं कि आपको कोई चीज़ थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ कर लें, थोड़े वक्त में। मेरे आप इस लेक्चर को सुन लें, फाइनल के सवाल उठा लें, कैफ के क्वेश्चन सारे उठा लें, इससे बाहर आपको इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जो चीज़ मैंने आज आपको करवाई है, इससे बाहर इंशाल्लाह ताला आपको चीज़, अब बाकी अंग्रेज़ी रह जाएगी, बाकी कहानियाँ रह जाएंगी, अंग्रेज़ी रह जाएगी कि ये कैसे करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा जो फ्लो मैंने आपके सामने बनाया है, ये आपका सेक्शन 32, 33, 34, 35 को कवर कर गया। इसकी पिक्चर बनाएं, आप पिक्चर बना के उस पर ग्रुप पे भी सेंड कर दें, राइट, इसकी बना के। तो मैं कोशिश करूँगा, इसके मैं नोट्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, इसके नोट्स मैंने दिए हुए हैं, और इलस्ट्रेशन मैंने आपको 4 करवाई है। मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ, थ्रू आउट रिवीजन करता हूँ, लेकिन पहले इसको ज़रा नोट कर लें आप। अच्छा, आपने करना क्या है मेरा बेटा, आपने करना ये है, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आपने अपने हाथों से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जिस तरह से, इसको कहते हैं फॉलो दी डॉटेड लाइंस, जैसे जैसे मैंने किया, जैसे मैंने इलस्ट्रेशन 1 बनाई, आपने इलस्ट्रेशन 1 हाथ से पूरी लिखनी है। दोबारा सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आज का। मैंने लिखा, पहले मैंने स्टेप 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। पहले आप इसको तस्वीर ले लें, फिर मैं आपको रिवाइज करता हूँ 10 मिनट में। आपको समझ आ गई है, समझ आ गई, चलो, लेट आने पे भी समझ आ गई है, इसलिए लेट आते हो, ताकि शुरू में तो सारा ऐसे ही कहानियां सुना रहे होंगे। नहीं वो ना सुबह टाइम की क्लास नहीं ना होगी, तो वो रूटीन सारे डिस्टर्ब हो गया, तो वो अलार्म कब कब लगाते हैं हो गया सुबह। मेरी जिस दिन कोई भी क्लास ना हो, मैं फिर भी टाइम पे उठ जाता हूँ। मुझे पता है कि इस नफ्स को जितना आप सुस्त करते जाओगे, ये आपको लगाम डालेगा। नफ्स को लगाम डालें, ये आपको लगाम ना डालें, ये बात मेरी याद रखें। अब मैं शुरू करता हूं, जहां आपको इशू आए मेरे से आपने पूछते जाना। नंबर 1, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपने अपने हाथ से इसको बनाना है। सेल्स लिखनी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक लिख के, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट माइनस। इसका मकसद है बहुत बड़ा, जो आपने बनाना है, अपने हाथों लिखना है मेरा बेटा। ये सारा कल लेक्चर आपने इस तरह लिख के लाना है, मैं आपकी कॉपियों को देखूंगा। छुट्टी नहीं मार लेनी कि सर ने देखना इसलिए मैं छुट्टी मार लूँ, इसको हम हरामजदगी कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट की। क्यों भाई, अपने माँ बाप के पैसे हराम कर रहा है, तो हलाल की तो हरकत नहीं कर रहा ना। तो पहले ये बनाना है। फिर मैंने आपको बताया कि 1 साल का ये कॉन्सेप्ट है, 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक, दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। एक कहानियां नहीं सुना रहा मैं, लॉ की चीज़ जो लॉ में लिखा है वो बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि कोई शख्स अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग कोई चूज़ कर सकता है, या अक्रूवल या कैश बेसिस। फिर मैंने आपको चीज़ बताई, जो कंपनीज होंगी वो सिर्फ एक्रूवल बेसिस को यूज़ करेंगी। यहाँ ऑनलाइन जो स्टूडेंट है लेक्चर को छोड़ ना दें, बस ख़त्म हो गया, ये असल चीज़ अब शुरू हुई है जो आपको रिवाइज करवाएगी। प्लीज़, कंपनी सिर्फ किसको चूज़ करेंगी,
एक्रूअल बेसिस को, जबकि इंडिविजुअल और एओबी जो है वो कैश बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। अब इस कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का इम्पैक्ट किस पे आएगा? इनकी कॉस्टिंग के ऊपर। अगर आप अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं, राइट, तो आप सिर्फ एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग को यूज़ करेंगे। मींस आप डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल और फिक्स दोनों को ऐड करेंगे। और अगर आप कैश बेसिस पे हैं तो फिर आप एक्रूअल पे भी जा सकते हैं और एब्जॉर्प्शन पे भी जा सकते हैं और मार्जिनल पे भी जा सकते हैं, अगर आपने इस मेथड को अडॉप्ट किया हुआ है। कंपनी नहीं आ सकती क्योंकि उसकी वो तो लॉ कोई पड़ी है। जब वो है ही एक्रूवल में, तो एक्रूवल के लिए तो आपको एब्जॉर्प्शन पे जाना पड़ेगा। सही है, तो आप इसमें जरा इसको जूम कर दीजिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना थोड़ा सा जूम कर दें। जहाँ जहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ ना, स्टूडेंट के लिए बाज़ बात होता है कि उनको, बेशक मैं पूरा ना हूँ, ये कॉन्सेप्ट ज़रा जूम हो जाए। ठीक है, एक्रूवल और कैश बेसिस। कंपनीज किस में जा रही हैं? एक्रूवल बेसिस पे, इसलिए वो अपने अकाउंट्स किस पे बनाएंगी? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में फ़र्क क्या है कि एब्जॉर्प्शन में फिक्स कॉस्ट होती है, इसमें नहीं होती, यानी हमेशा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके ऊपर लॉ ने दो बातें की। उसने कहा ये है, ये अजम्पशन नहीं है, ये अजम्पशन नहीं है, इसको कहते हैं सब्सीक्वेंट रिकग्निशन। अकाउंटिंग में शायद आपने पढ़ा हो कि बैलेंस शीट के ऊपर जाके क्या ट्रीटमेंट करना है। लॉ कहता है कि कॉस्ट और एनआरवी पे रखो, विच एवर इज लोअर, यानी इसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग के साथ कोई लेना देना नहीं। अब ये जहन में रखिएगा, उसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग अक्रूवल हो या कैश हो, उसको इसको लाजमी फॉलो करना है। ये हो गया। दूसरी बात वो कहता है कि जब आपकी चीज़ें बिकें तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन से यूनिट बचे हुए हैं, उसके लिए आप लाइफ फाइफो या वेटेड एवरेज अजम्पशन को लें। यहां विच एवरेज लोअर नहीं है, इसका भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग के साथ ताल्लुक है, इनका नहीं है। इसको हर हाल में पूरा होना चाहिए, इसको तो हर सूरत में, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। तो हमने क्या किया, ए बी सी इन तीनों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट किया। अच्छा, इसमें एक सवाल तो आपको ये मिल सकता है कि मिस्टर बी, मिस्टर ए या ए बी सी लिमिटेड, दे वांट्स टू चेंज देयर टैक्स, देयर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो फिर आप क्या कहेंगे? दे कैन चेंज देयर मेथड ऑफ अकाउंटिंग बाय अप्लाइंग टू द कमिश्नर, राइट, एंड शोइंग देयर नीड व्हाई दे वांट टू चेंज देयर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एंड वंस मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज चेंज यू दैट पर्सन विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम ऑनवर्ड। सही है। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, फिर देखिएगा या एफबीआर के पास है या चीफ कमिश्नर के पास है। किसके पास है? चीफ कमिश्नर। तो चीफ कमिश्नर को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड द डिसीजन ऑफ द चीफ कमिश्नर शैल बी फाइनल। वही तकरीबन जो टैक्स ईयर चेंज करने का मेथड था। फिर मैंने आपको इसकी 1, 2, 3 और 4 एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि पेपर में कैसे आ सकता है। सबसे पहले हमने कहा कि इसका जो हमने इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया ओपनिंग कॉस्ट और एनआरवी को, कि एग्जामिनर कहता है कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो कॉस्ट के ऊपर था। किस पे बेस कर रहा था? कॉस्ट के ऊपर, जबकि उसकी एनआरवी कितनी थी? 180 थी कि कितनी ली मैंने? 80। पहले में 80 ली थी, क्या हमने कहा 80 और 40 है, दोनों में है। तो हमने देखा दोनों में जो एनआरवी है कम है। अगर एक में होती तो मैं एक को एडजस्ट करता, दोनों में है तो दोनों को एडजस्ट करूंगा। तो मुझे लगा कि ये वैल्यू भी गलत है और ये वैल्यू भी गलत है, तो पहले तो इनकी एडजस्टमेंट डाली। ओपनिंग स्टॉक जो था वो माइनस हुआ था, मैंने क्या कर दिया? ऐड। और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो ऐड हुआ था, मैंने क्या कर दिया? तो पहले ये एडजस्टमेंट मैंने डाल दी, रिवर्सल डाली। क्या की मैंने? रिवर्सल डाली। फिर मैंने देखा कि असल वैल्यू क्या थी, टैक्स की बेस, टैक्स बेस वैल्यू थी 80, वो मैंने माइनस कर दी, और इसकी टैक्स बेस वैल्यू थी 40, वो मैंने की। जो आंसर था एडजस्ट किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। यहाँ पर मैंने अजम्पशन ली थी 180 की, कि अगर वो 180 हो तो फिर ये ठीक था। बल्कि ए की भी क्या हो गई, 1 और 1 ए बन गई, ये 1 बन गई और ये 1 ए वाली अजम्पशन हो गई कि यहाँ मैंने कहा था इसकी एनआरवी ज़्यादा है। जब एनआरवी ज़्यादा हो तो फिर कुछ नहीं करते, डू नथिंग।
फिर मैंने दूसरी में कहा कि इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो लाइफो पे था, जो कि गलत अजम्पशन है। वो किस पे होना चाहिए था? फाइफो पे। फाइफो पे क्या एडजस्टमेंट है? ये 180 और 40। तो इसके अंदर दोनों वैल्यूज जो थी वो क्या थी? गलत थी। इसकी दोनों वैल्यूज क्या थी? तो मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ठीक करना पड़ा। तो जो 180 था ओपनिंग स्टॉक, टैक्स बेस वैल्यू कर दी और अकाउंटिंग बेस वैल्यू ऐड कर दी, तो मैं इस पे आ गया। इस ओके। थर्ड सिचुएशन में मैंने ये कहा कि इसका जो ये अकाउंट्स बना रहा है एक्रूअल बेसिस पे। अगर यहाँ मार्जिनल होता फिर तो करते ही कुछ ना, फिर तो जो मर्जी आप अब्जॉर्प्शन पे चले जाए, मार्जिनल पे चले जाए। एक्रूअल बेसिस पे था, लेकिन ये इसकी कॉस्टिंग इसने मार्जिनल बेसिस पे की हुई थी। तो हमने क्या कहा कि फिर बताओ एब्जॉर्प्शन पे क्या थी? अब असल टैक्स बेस वैल्यू ये थी ओपनिंग और क्लोजिंग की। तो मैंने दोनों को क्या किया? रिवर्स कर दिया, क्योंकि दोनों वैल्यूज अकाउंटिंग बेस टैक्स बेस बराबर नहीं है। तो जो टैक्स बेस की वैल्यू थी 1 माइनस इसको जो ओपनिंग स्टॉक वो माइनस कर दिया, इसको सही वाली वैल्यू की, तो मेरे पास 290 आंसर आ गया। आखिरी सिचुएशन मैंने ये क्रिएट की कि पिछले साल इसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या था? कैश बेसिस था। और इस साल क्या है? 2024 में इस पे था और 2025 में। तो हम अकाउंट्स किससे बना रहे हैं? 2025 के। तो मैंने कहा कि अगर पिछले साल चूंकि ये कैश बेसिस पे था और ये इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है ये मार्जिनल बेसिस पे था, तो ये ठीक है, इसलिए मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया। लेकिन जो ये वाला था ये पिछले साल गलत था, क्योंकि अब चूंकि आप एक्रूअल बेसिस पे आ चुके हुए हैं, लिहाजा अब आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को मार्जिनल बेसिस पे नहीं रख सकते, लिहाजा इसकी हमने एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट, तो ये आंसर आ गया। समझ आई? तो ये मैंने आपको अब 10 मिनट के अंदर ये सारा जो है वो चीज़ मैंने रिवाइज कर दी ताकि आपको ये समझ आ जाए। जिस तरह से मैंने आपको काम करवाया है, आपने मेरा बेटा उसी तरह से अपने हाथ के साथ इसको लिखना है। जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपने लिखना है, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपने अपनी थ्योरी तैयार करनी है कि कैश बेसिस क्या होता है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है, ये कैसे चीज़ें चलती हैं। जी फोर्थ एग्जांपल में आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तो वो इम्पैक्ट डाल दिया, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है जो आया कैश से अक्रूवल से आया कैश के ऊपर, नहीं कैश से अक्रूवल पे आया, अक्रूवल का इफेक्ट आपने डाला लेकिन एब्जॉर्प्शन का डाल दिया, दोनों इफेक्ट नहीं थे आए। नहीं देखे ना, जो ओपनिंग स्टॉक था वो पिछले साल का क्लोजिंग था ना, तो पिछले साल चूंकि वो कैश पे था तो उस वक्त तो उसने अकाउंट्स एक्रूवल पे बनाए होते, कैश पे बनाए होते, दोनों ठीक थे। तो इसलिए वो हमने उसको नहीं छेड़ा। हमने कहा इसका जो ओपनिंग स्टॉक है ना, पिछले साल का क्या था? क्लोजिंग था। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या हुआ? ओपनिंग हो गया ना। चूंकि ये मार्जिनल पे था और पिछले साल ये था भी कैश बेसिस पे, तो इसलिए इसको नहीं छेड़ा। मेरे साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ये वाला है, मुझे इसको अपनी बेस के साथ रखना है। इसने पिछले साल की बेस पे चलना है। ओपनिंग स्टॉक की बेस पिछली देखी जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की बेस इस साल की देखी जाएगी। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक था ये पिछले साल का था, मेरा नहीं था। समझे? मैं ये इमरान हूं और ये रहमान है, तो रहमान कैश बेसिस पे था, तो उसका तो कॉस्ट जो है वो चल सकती है मार्जिनल के ऊपर, इसलिए ये ठीक था। मैंने इसको देखना था ये क्या है। क्लोजिंग स्टॉक जो था मेरा मार्जिनल पे था, जबकि मैं किस पे आ चुका हूं? एक्रूवल पे। तो इसलिए मुझे इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी कि ये ठीक नहीं है वैल्यू, इसको मुझे एक्रूवल पे करना है। यानी मैं इस साल के अकाउंट्स एक्रूवल पे बना रहा हूं, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन पे होना चाहिए था, जबकि किस पे है? ये मार्जिनल पे, जो गलत है। इसको मैंने ठीक कर दिया। मेरा ओपनिंग स्टॉक जो था वो पिछले साल की बेस थी, पिछले साल ये कैश बेसिस पे था, तो पिछले साल आप कैश पे चले जाएं या मार्जिनल पे चले जाएं वो फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपकी बेस ही कैश है तो कैश बेसिस के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक आप किसी भी मेथड से कंप्यूट कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझ आई? क्लियर? इस ओके? तो ये आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, इसको आपने बार बार कह रहा हूं बेटा, जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। फिर आपने अपने नोट्स को रीड करना है।
पहला स्टेप ये और उसके बाद अगला काम करेंगे। ठीक है जी। बिजनेस हमारा आज कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस आज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारा एक चैप्टर बचा है एओपी का, तो फिर हम 16वां चैप्टर कर लेंगे, राइट। लेकिन मैं 16वां चैप्टर नहीं शुरू करवाऊंगा अभी, आप सुस्त हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक जो कुछ किया है इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम की एप्लीकेशन फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।